जो भी लोग ये इस बार 69th बीपीएससी देंगे उनके लिए एक चैप्टर काफी उपयोगी हो जाता है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो हम लोग उसी पर बात करेंगे और ये काफी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं बता भी दूंगा आपको कि कहां कब किस समय बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर अगर आप इतिहास पढ़े होंगे या पढ़ी होंगी तो एक चैप्टर बनता है संपूर्ण बिहार के जानकारी के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो इस स्रोत में जब बात करेंगे कोई भी टीचर आपको ये बताएंगे कि जानकारी के स्रोत में आप देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, भवन आते हैं, ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। और इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत से साथ साथ साहित्यिक स्रोत आता है। तो साहित्यिक स्रोत में वैदिक स्रोत हो जाएंगे, आपको धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, वैदिक स्रोत हो जाएंगे और इसमें बौद्ध और जैन लिटरेचर आ जाएंगे। इसके अलावे आप देखेंगे कि अर्ली मिडाइवल में भी जो फारसी साहित्य है उस वहां से भी आपको बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो विदेशी यात्री है, चाहे वह विदेशी यात्री बिहार में पहुंचने वाला का अगर क्रम देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेगास्नीज हो गया, ह्वेनसांग हो गया, मेगास्नीज हो गया, फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया। और आगे चल के आप देखेंगे तो अर्ली मिडाइवल के बाद मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे कि ट्रेवेर्नियर हो गया। ये सारे विदेशी भी आते हैं और बिहार के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस चैप्टर से समझने का काम करेंगे कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार के जानकारी के स्रोत कितना उपयोगी हो जाता है। पहला, जब हम इसको आगे देखे हैं पुरातात्विक स्रोत, मैंने जस्ट आपको डिवाइड किया है और यह बिहार जो आपका एरिया है इसी के बारे में आप जानकारी कर पाएंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि यह कितना उपयोगी हो जाता है। अब इसमें बात आया कि जानकारी के स्रोत में जो आपका पहला चैप्टर है वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे तो पाषाण संस्कृति, तो पाषाण संस्कृति के साक्ष्य बिहार में भी प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के स्रोत मिले हैं, मध्य पाषाण काल के स्रोत मिले हैं, नव पाषाण काल के स्रोत मिले और ताम्र पाषाण काल के स्रोत आपको पटना, गया, वैशाली, मुंगेर, सारण, इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। नव पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो आपको चिरांद से दिखाई पड़ेगा कि चिरांद एक ऐसा बस्ती है जो पूरे नव पाषाण कालीन बस्तियों में वह बस्ती आपको हिरण के सींग के लिए, सींग उपकरणों के लिए यहाँ के जो नव पाषाण कालीन बिहार में बसे हुए मानव थे उस टाइम पीरियड में, तो आपका टाइम पीरियड आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वह 5500 से लेकर 4000 बीसी का टाइम देता है। और यहाँ इसी बिहार के माटी पर नवपाषाण कालीन चिरांद के क्षेत्र में लोग बसे थे और हिरण के हड्डियों का उपयोग कर रहे थे। उसी तरीके से ताम्रपाषाण कालीन बिहार का भी बात करेंगे तो मुंगेर से साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ तक। उसके बाद आप लौह काल देखेंगे तो पहले आपको हम पीछे बताने का काम किया है मैंने कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग 1000 बीसी में कर्नाटक, यह क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, 1000 बीसी में कर्नाटक से इसका प्रयोग हुआ अज्ञात रूप से। और यह क्या हुआ कि कर्नाटक दरबार के क्षेत्र से आपको दिखाई पड़ा मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम भारत का उत्तर पश्चिम हिस्सा में आपको पहुंचा और यह गंधार तक जाने का काम किया। फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि 800 बीसी के आते आते आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लौह उपकरण हस्तिनापुर का नाम आप लोग सुने होंगे वहां से प्राप्त होता है, अतिरंजी खेरा से प्राप्त होता है लौह उपकरण। उसी तरीके से लोहे का विस्तार होते होते 7वीं शताब्दी आते आते बीसापुर 700 बीसी आते आते क्या हुआ और 600 बीसी आते आते आप देखेंगे कि मगध शासकों ने इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया। तो लौह उपकरण के साक्ष्य भी बिहार के जानकारी में आपको प्राप्त हो जाएगा, यह भी आप देख पाएंगे। तो यह आपको लौह उपकरण की बात कर रहे हैं। फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मगध साम्राज्य का ही एक वंश हुआ, आपको मौर्य साम्राज्य जो गद्दी पर बैठता है। आप 322 बीसी से लेकर 184-85 बीसी तक शासन है उसका। तो यहां पे क्या हुआ कि बिहार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र आपको कुम्हरार के पास जब आप जाएंगे, कुम्हरार वह पर्यटन स्थल है, आज वर्तमान में आप घूम सकते हैं, देख सकती हैं। तो वहां पे सभा भवन का साक्ष्य मिला है। वह सभा भवन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आर्टिस्टों और कलाकारों के द्वारा बनवाया था और राजकीय संरक्षण में बनाए गए थे। यह भी जानकारी के स्रोत मिलता है। साथ ही उसके जो पौत्र हुए राजा अशोक, उसने क्या किया कि राजा अशोक ने आपको चंपारण चले जाएंगे तो रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज के साथ साथ वैशाली में
अशोक स्तंभ लगाने का काम किया। फिर आप सासाराम से मिल जाएगा। तो इन क्षेत्रों पे राजा अशोक ने स्तंभों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का काम किया कि राजा आपका क्या चाह रहा है बिहार के दृष्टिकोण से, मैं अभी आपको समझाने का काम कर रहा हूं। इतना ही नहीं, राजा अशोक आपको दिखाई पड़ेगा कि पहली बार अभी मेंस में क्वेश्चन पूछा कि पूर्वोत्तर भारत में गुफा का विकास, पूर्वोत्तर भारत में गुफा का विकास, तो दिखाई पड़ेगा कि गया से, और गया का जो क्षेत्र है उस गया के क्षेत्र में नागार्जुन पहाड़ी और बराबर के पहाड़ी में राजा अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने क्या किया कि आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए गुफा देने का काम किया, गुफा दान देने का काम किया। अशोक द्वारा निर्मित लोमेश ऋषि का गुफा, सुदामा और कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ा, ये 4 गुफा आप वहां देख पाएंगे। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको गुफा का भी, गुफा जो दान में दिया गया वह भी जानकारी का स्रोत आप देख पाएंगे। स्तंभ के अलावा गुफा भी जानकारी का स्रोत के रूप में आता है। फिर आप बढ़ेंगे तो राजा अशोक के समय में जो अशोक स्तंभ लिखा गया है, जो लेख लिखे गए स्तंभों पर, वह ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। लेकिन आप जैसे ही बढ़ेंगे आप उत्तर मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य के बाद आप गुप्तकालीन बिहार, तो गुप्तकालीन बिहार में क्या होता है कि इस समय आपको संस्कृत में आप देखेंगे कि शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में दिखाई पड़ेगा। लिपि जो है इसका ब्राह्मी लिपि होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए गुप्तकालीन बिहार की बात करते हैं। इस गुप्तकालीन बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा कि आप वैशाली जब जाएंगे, गुप्तकालीन बिहार की बात करेंगे तो आपको देख पाएंगे गंडक रिवर और इधर गंगा के संगम क्षेत्र में वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। और वैशाली जिला में आप जाएंगे तो बसाठ से क्या हुआ है कि वहां मिट्टी के 2 मोहरे, गुप्तकालीन मिट्टी के 2 मोहरे मिले हैं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामिनी और उसके पुत्र स्कंदगुप्त का चर्चा मिलेगा। तो पूछेगा कि बसाठ से प्राप्त मिट्टी के 2 मोहरों पर गुप्त काल के किस शासक के पत्नी का चर्चा है, तो आपको बताना है कि सर चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामिनी का चर्चा, यह दिखाई पड़ेगा। फिर आप चलिए नालंदा, कहां चलना है आपको, नालंदा से क्या है कि वहां से भी मुहर प्राप्त हुआ है जिसमें गुप्त वंशावली का चर्चा है। तो पूछेगा कि किस जगह से प्राप्त मुहर पे गुप्त वंशावली दिया गया है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर चिंता करने की बात नहीं है, नालंदा से प्राप्त मुहरों पर गुप्त वंशावली दिया गया है। फिर हमने कहा कि नवादा, गया नवादा वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो नवादा से क्या हुआ है कि अपसट लेक क्या मिला है, नवादा से आपको अपसट लेक मिला है। तो यह अपसट लेक क्या है, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसमें गुप्त काल के कृष्णगुप्त से आदित्य सेन तक, यह भी अपसट लेक किसका है, गुप्त काल से है जुड़ा हुआ। कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको, नवादा से प्राप्त अपसट लेक, यह आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आप देख पाएंगे कि कुमार गुप्त तथा स्कंदगुप्त का पाषाण लेख नालंदा से मिला है। तो पूछेगा कि नालंदा से प्राप्त अभिलेखों पर किसका चर्चा है, तो कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, किसका चर्चा है, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त का चर्चा है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। फिर आपसे मन में आया कि सर गुप्ता के बाद उत्तर गुप्त, मतलब गुप्तोत्तर कालीन बिहार का क्या दशा है, जानकारी के लिए क्या क्या स्रोत है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि है हमारे पास इस समय भी है। उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली अगर आप जानना चाहते हैं तो आरा से प्राप्त क्या है कि देव वरुणार्क, आरा से प्राप्त देव वरुणार्क से क्या है कि पाषाण अभिलेख मिले हैं। और यह जो उत्तर गुप्त शासक है जीवगुप्त द्वितीय का चर्चा चलता है, किसका, जीवगुप्त द्वितीय का चर्चा देने का काम करता है। तो यह डाटा आपके लिए उपयोगी हो जाता है। फिर आ जाइए पालकालीन बिहार। तो पालकालीन बिहार में आपको पता ही होगा कि उसका संस्कृत भाषा में लिखा, अभिलेख कैसा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक तो पालकालीन बताना है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक डाटा देता है महिपाल जो पालकालीन शासक है, वह उसका नालंदा लेख मिला है जिसमें बताता है कि बालादित्य ने क्या किया कि नालंदा महाविहार में क्या हुआ कि को जला देने का काम करता है। तो पूछेगा कि किस शासक के लेख से पता चलता है कि नालंदा बिहार में आग लगाने का कोई काम किया, तो बताना है कि बालादित्य ने आग लगाया और वह क्या था, महिपाल के नालंदा लेख से पता चलता है। ठीक है, फिर जाएंगे नालंदा। तो नालंदा से ही 2 अभिलेख ऐसे मिले जिस पर प्रॉपर नालंदा खुदा है।
तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राप्त कहां, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह पता चलता है कि नालंदा प्रॉपर वे में खुदा हुआ है। तो आपको बताना चाहिए कि सर नालंदा से 2 अभिलेख मिले हैं जिससे कि नालंदा लिखा हुआ है या नालंदा खुदा हुआ है, तो यह भी जानकारी आपको होना चाहिए। एक, अब फिर पुरातत्व के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो यहां लिखा गया होगा कनिंघम महोदय को पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ कि बिहार में 1949 में पटना विश्वविद्यालय में ही प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी गई। यह भी डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि वैशाली और कुम्हार को खोजने का काम या उत्खनन कराने का काम के देव एवं अल्तेकर ने। तो पूछेगा आपसे कि वैशाली तथा कुम्हार का उत्खनन किसने करवाया है, वैशाली तथा कुम्हार का उत्खनन किसने करवाया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर के देव एवं अल्तेकर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। 1962 में क्या हुआ कि राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1962 में क्या हुआ कि राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे जानकारी के स्रोत में सिक्के। जानकारी के स्रोत में सिक्के तो हमने लिखा है भारत टू पैरेलल बिहार। भारत में देखेंगे तो सर्वप्रथम वह लिखा हुआ है यहाँ पे कि अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। एक दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यानी बुद्ध महावीर काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापारिक समाज के लोगों ने सर्वप्रथम आहा सिक्के या पंच मार्क्ड सिक्के चलाने का काम किया, जो चांदी या रजत मुद्रा था। यह सिक्का चांदी या रजत मुद्रा था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम आहत मुद्रा, आपको आहत मुद्रा या पंच मार्क सिक्के जारी किए गए व्यापारियों के द्वारा। और इनको क्या था कि ये चांदी जो है आप खड़गपुर पहाड़ी, जो मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र है वहीं पे खड़गपुर पहाड़ी है, वहां से इन्हें चांदी मिल जाता था। और उस खदान का प्रयोग हेलो, हाँ ऐसा कीजिए 5 मिनट के बाद कॉल बैक करते हैं, हम आपको क्लास ले रहे हैं। आप क्या हुआ कि यह इस खदान का जो उपयोग है आपको दिखाई पड़ेगा कि खड़गपुर पहाड़ी का जो खदान था उसे अकबर ने अपने समय तक उसका चांदी के रूप में प्रयोग करने का काम किया, तो यह ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्कों के इतिहास में आपको दिखाई पड़ेगा, आगे लिखा हुआ है पीला ये येलो कलर वाला में कि सर्वप्रथम आपको दिखाई पड़ा कि हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया कि भारत में हिंद और यूनान के थे लोग, यूनानी मतलब हिंद में शासन किए, इसलिए इन्हें हिंद यूनानी शासक कहते हैं। कि सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त सिक्के और राजा रानी के प्रकार के सिक्के मतलब अपने 26 सिक्के जारी किया, और इसमें सोने का सिक्का जारी किया सर्वप्रथम हिंद यूनानी वंश के शासकों में मेनांडर। क्या था? मेनांडर उसका नाम है, आपको दिखाई पड़ेगा। मेनांडर ने सोने का सिक्का जारी किया। अब आपको ध्यान रखना है कि यह जो सिक्का जारी किया तो मेनांडर का आपको मिलिंद पन्हो, एक और साहित्य का नाम याद रखिएगा मिलिंद पन्हो, जिसने मेनांडर और भारतीय बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच में चर्चा हुआ, वही चर्चा, क्योंकि मेनांडर बौद्ध धर्म के सभी अच्छी बातों को पूछता है और हमारे जो बौद्ध आचार्य हैं वो क्या करते हैं कि उनको जवाब देने का काम करते हैं। तो इस दोनों रूप में जो कंपाइल करके साहित्य बना, टेक्स्ट बना, पाली साहित्य बना, उसे मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा, मेनांडर को याद रखिए। इसके जस्ट बाद कोई पूछ दे कि भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया, तो याद रखना है कि कुषाण शासक, और कुषाण शासक का नाम है भीम कटफिसस या भीम कटफाइसिस। भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाने वाला जो भारतीय शासक है वो आपको दिखाई पड़ेगा भीम कटफाइसिस या भीमा कटफिसस। एक चीज और याद रखिएगा कि जो कुषाण शासक थे उनकी सोने की सिक्का काफी प्योर होती थी, शुद्ध होती थी, यह भी ध्यान रखिएगा। एक और डाटा आपको याद रखना चाहिए था कि गुप्ता काल के बाद, मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य में सबसे अधिक प्रकार के सिक्के, वहां लिखा नहीं गया लेकिन आप सुन लीजिए, सबसे अधिक प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें शीशे, चांदी, सोने, पोटीन, रंगा, ये सभी प्रकार के सिक्के मौर्योत्तर काल में यानी कि ईसा पूर्व आप देखेंगे तो 200 बीसी से 300 एडी के टाइम होता है, वो मौर्योत्तर काल लेता है। इसमें भारत में सभी प्रकार के सिक्के, सबसे अधिक टाइप्स ऑफ कॉइन्स
और पूछ देगा कि सभी अधिक प्रकार के सिक्के किस काल में चला है, तो मौर्योत्तर काल में चलाया गया है। यह इतना याद रखिएगा। और उसी समय आपको भारत के एक वंश है दक्कन और दक्षिण भारत में आपको दिखाई पड़ेगा। सातवाहन कर्नाटक के कुछ हिस्से लिए हुए हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इसी क्षेत्र में उसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का शीशे का सिक्का सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाया। तो पूछेगा कि शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया, तो आपका जवाब देना चाहिए कि सातवाहन शासकों ने भारत में चलाने का काम किया। फिर आपसे पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किस वंश ने जारी किया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर गुप्ता शासकों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया, यह याद रखिएगा। लेकिन इनके सिक्के जो है शुद्धता में कुषाणों से कम थे, शुद्धता में कुषाणों से कम थे, यहां ध्यान रखना है। एक विदेशी यात्री आपका आता है फाहियान, वह चंद्रगुप्त 399 से 414 एडी के बीच में आता है। और फाहियान क्या करता है कि बताता है कि भारत में वह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत पहुंचता है और बता रहा है कि मध्य देश में यानी कि मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से में आम प्रचलन में कौड़ी आप शंख वाला देखे हुए कौड़ी, उसका प्रचलन में था, कौड़ी प्रचलन में था। यह भी जानकारी आपको होना चाहिए, छोटा सा डाटा था। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि बिहार में, अब हम लोग देखते हैं कि बिहार का क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि राजा जनक जो 16 महाजनपद का जहां चर्चा दिखाई पड़ेगा, उसी में एक विदेह महाजनपद था, विदेह लिच्छवी से जुड़ा हुआ है। तो वहां का शासक है राजा जनक। राजा जनक के बारे में बताया जाता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या हुआ कि यह चर्चा आया है कि उसने शतमान या स्वर्ण सिक्के नाम से दान में दिया। लेकिन यह लिखा गया पूरे तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि सोने का सिक्का या क्या है। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध जातक में आपको निष्क नाम का एक सिक्का का चर्चा मिलता है, वह सोने का है, स्वर्ण सिक्का कहा गया है। निष्क नाम का जो सिक्का है बौद्ध लिटरेचर में, वह उसे सोने का सिक्का कहा गया है। आहत सिक्का, अब देखिए चांदी का जो आहत सिक्का है उसके लिए लिटरेचर में करसापन आया है, धारण आया है या पूर्ण आया है, पर्ण या पूर्ण आया है, ध्यान रखना है। तो जब पूछ दे कि करसापन किस प्रकार का सिक्का है तो आपको बताना है कि चांदी का सिक्का है, धारण किस प्रकार का सिक्का है तो चांदी का सिक्का है, या पूर्ण, यह सब चांदी के सिक्के। यह जो सभी सिक्के आप देख पाएंगे कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आहत सिक्के भी मिले हैं, वैशाली से, नालंदा से, मोतिहारी से, फतुआ से, राजगीर बोध गया, लोहानीपुर गया, चिरांद, सुपौल, इन सभी क्षेत्रों से आहत सिक्के बिहार से मिले हैं, जो उस समय के मौद्रिक प्रणाली को बताने का काम करता है कि उस समय किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय हो रहा था बिहार के क्षेत्रों में। तो यह जानकारी आपको ध्यान लेना है। फिर एक बंगाल मतलब गौर नरेश एक शासक है शशांक आपको दिखाई पड़ेगा कि शैव भक्त था, शैव मतावलंबी था, कट्टर था। इसलिए इसने क्या किया कि बोधि वृक्ष, जो बौद्ध धर्म आपको बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसे कटवा देने का काम करता है। तो शशांक जो आपको बंगाल बिहार के क्षेत्रों में शासन कर रहा था, उसके सोने का सिक्के नालंदा तथा गया से मिला है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि किस बंगाल शासक या गौड़ शासक का सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर यह सिक्के आपको शशांक का था, यह ध्यान रखिएगा। फिर आपको दिखाई पड़ेगा प्रतिहार शासक, एक और जानकारी रखना है कि प्रतिहार शासक राजा भोज है, उसके सिक्के भी नालंदा से मिले हैं। तो पूछेगा कि किस प्रतिहार शासक का सिक्का नालंदा से मिला है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि राजा भोज का, प्रतिहार शासक राजा भोज के सिक्के आपको नालंदा से मिला। यहां तक फिर आते हैं, यह सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत थे। और इसके साथ साथ हमने जस्ट बताया कि विदेशी यात्री में आपको याद किसको रखना है, तो याद रखिएगा पहला आपको बताना है, उसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन फिर सुन लीजिए, डाटा आपके सुने रहेगा। तो बिहार में आपको पाटलिपुत्र जो राजधानी था मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको दिखाई पड़ा कि 304 से लेकर 299 बीसी में आप देखेंगे कि सीरिया शासक का राजदूत मेगास्नीज क्या होता है कि पाटलिपुत्र पहुंचता है और उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें नगरीय प्रशासन का चर्चा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। सेल्यूकस सीरिया शासक है, सेल्यूकस निकेटर का वह राजदूत था और पाटलिपुत्र पहुंचता है और पाटलिपुत्र के पालिब्रोथा कहता है और कुम्हरार और सभा भवन के बारे में चर्चा करता है। वो इंडिका में नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन की बेहतर जानकारी आप
देख पाएंगे जब आप मेन लिटरेचर, जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो वहां के शिक्षक जो भी टीचर पढ़ाएंगे तो निश्चित है कि उस टेक्स्ट का चर्चा करेंगे, तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको फाहियान का हमने चर्चा किया कि फाहियान गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहुंचता है, वह चीनी बौद्ध यात्री है। तीसरा आपको दिखाई पड़ा कि ह्वेनसांग, यह भी पाटलिपुत्र भी गया और नालंदा महाविहार में शिक्षा लेने का काम किया। यह व्यक्ति 629 से लेके आपको दिखाई पड़ा कि 629 से लेके 644-45 तक भारत भ्रमण में आया था, चीनी यात्री था और यह भारत के शासक, उस समय उत्तर भारत के शासक है, हर्षवर्धन के दरबार में आने का काम करता है। इस तरीके से एक क्रम आपको दिखाई पड़ेगा, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब आया कि साहित्यिक स्रोत। अब आपके मन में आया कि क्या सर पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख के साथ साथ क्या बिहार के जानकारी के बारे में साहित्यिक स्रोत की जानकारी है? तो हाँ, बताना है। तो साहित्यिक स्रोत आपको पता होना चाहिए कि वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर में क्या हुआ कि आपको इसे मगध के क्षेत्र को ब्रात शब्द आया है मगध के क्षेत्र के लिए, तो वैदिक लिटरेचर में बिहार का चर्चा मिलेगा। बिहार का सर्वप्रथम चर्चा वैदिक लिटरेचर में अथर्ववेद में हुआ है। किसमें हुआ है? अथर्ववेद में। एक दूसरा, जबकि मगध का चर्चा आपको मिलता है ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में बिहार का चर्चा मिल रहा है आपको, तो दूसरी तरफ मगध का चर्चा ऋग्वेद में मिला है। तीसरा, अगला जो पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध और जैन साहित्य, अंगुत्तर निकाय मतलब बौद्ध लिटरेचर और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है, जिस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद आप देख पाएंगे बिहार पर। 3 मगध, लिच्छवी और अंग, ये तीनों महाजनपद का चर्चा आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो यह भी लिटरेचर आपको, बौद्ध और जैन लिटरेचर भी बिहार के जानकारी देने के लिए उपयोगी साबित हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब आया मध्यकालीन स्रोत। तो मध्यकालीन स्रोत में आप देखेंगे तो मिन्हाज सिराज, ठीक है, मिन्हाज उस सिराज की जो पुस्तक है, तबकात-ए-नासरी, फारसी में लिखा गया पहला पुस्तक है तबकात-ए-नासरी, यह आपको दिखाई पड़ेगा। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है, इसी में सर्वप्रथम यह फारसी लिटरेचर है जिसमें बिहार साहित्य, और यह भी क्वेश्चन आप जाकर चेक कर लीजिएगा, बीपीएससी ने एक बार पूछा है, तो आप देख लीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि अकबर कालीन बिहार का जब मूल्यांकन करेंगे, ऐसे अकबर कालीन से पहले आपको दिखाई पड़ेगा तारीखे फिरोज शाही, आगे लिखा गया है तारीखे फिरोज शाही, वह जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया, उसमें भी बिहार की जानकारी आपको, सल्तनतकालीन बिहार की जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो सल्तनतकालीन के बाद जब मुगल काल में आएंगे तो अकबर क्या हुआ कि अकबर ने क्या किया कि अपने जो स्कॉलर था अब्बास खां शेरवानी से कहा कि आप क्या करिए कि शेर शाह के बारे में लिखिए। तो शेर शाह के लिखना क्या था? शेर शाह के प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था के बारे में लिखना था। तो तारीखे फिरोज शाही के बारे में लिखा गया इसी पुस्तक से, फिरोज शाह के प्रशासन, और आप देख पाएंगे प्रशासन के साथ साथ वित्तीय व्यवस्था, और उसी को अनुकरण करने का काम और उसमें सुधार करने का काम अकबर ने किया था। तो यह डाटा आपको याद होना चाहिए, यह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो जाता है। अब आता है कुछ पुस्तकें का नाम हमने लिखा है, अब आपको उसको ध्यान रखने की जरूरी है। पूछेगा इंडिका तो आपको बता ही देंगे, मेगास्नीज का लिखा हुआ है। अकबरनामा पूछता है तो अबुल फजल लिखा है, अबुल फजल लिखा है। किसने? आईने अकबरी, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं, आईने अकबरी लिख लीजिए, आइन ए अकबरी भी कहते हैं। इसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, अकबरनामा का, ठीक है। तो अबुल फजल, ठीक है। अफसाना ए शाही एक पुस्तक का नाम है, शेख कबीर, यहां से भी बिहार के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तीसरा है बामियाते मुस्तकी, अगला जो पुस्तक है आपको फारसी में बामियाते मुस्तकी, रिस्कुल्ला का, किसका है? रिस्कुल्ला का, यहां से भी आपको बिहार के बारे में जानकारी मिलेगा। विद्यापति जो 2 पुस्तकें लिखी, कृति लता और कृति पता का, यहां से भी बिहार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी ध्यान लिखिएगा। यह जो क्वेश्चन पूछ चुका है जाके बीपीएससी चेक कर लीजिएगा। बीपीएससी में वर्ण रत्नाकर किसका रचना है? ज्योति ऋश्वर, किसका नाम है? वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योति ऋश्वर। तो ज्योति ऋश्वर को भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं। रजनी रत्नाकर बीपीएससी पूछ चुका है, देख लीजिएगा, इसमें चंदेश्वर का रचना है। रजनी रत्नाकर किसकी रचना है? बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है, तो यह भी ध्यान रखना है। और शास्त्र कौटिल्य आपको पता है, अष्टाध्यायी आपको पता ही है कि पाणिनि ने लिखा है। तारीखे फिरोज शाही का चर्चा भी जस्ट हमने किया है, जियाउद्दीन बर्नी।
तुझे के बाबरी, तुझू के बाबरी बाबर ने लिखा था, या इसे कह सकते हैं तुर्की भाषा में बाबरनामा भी कह दीजिए। तुझे के बाबरी मतलब बाबरनामा, बाबरनामा या तुर्की भाषा में। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ऐसे फारसी देखिएगा तो पायंदा खां, फारसी में पायंदा खां, और अब्बू रहीम खान खाना ने क्या किया था कि फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, कोई पूछ दे आपसे कि इंग्लिश में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर चिंता नहीं करिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला श्रीमती बेब्रिज है, जो काफी ऑथेंटिक लिखा है इन्होंने, और तुर्की मेन तुर्की भाषा का ट्रांसलेट किया है इसने इंग्लिश में। तो श्रीमती बेब्रिज को याद रखने की आवश्यकता है। तो यह डाटा आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार के 69, उसके बाद 70, ये जो भी एग्जाम आगे देंगे, बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से यूपीएससी हो गया, बिहार एसएससी सचिवालय वाला जो आता है वो हो गया, या कोई भी बिहार दरोगा होगा, कई सारे एग्जाम आते रहते हैं बिहार सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज होते रहता है। तो आप उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफी उपयोगी हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।